नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इंडोवाइन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिज़नेस का पूरा ओवरव्यू देखेंगे। साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी के पास कैसे कस्टमर से जो कि कंपनी के बिज़नेस को आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं वो देखेंगे। और साथ ही में कंपनी के इस बिज़नेस में फाइनेंशियल कंपनी कैसे डिलीवर कर रही है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इंडोवाइन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी करंटली कैसी ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रह सकता है। और उसके बाद ही हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो ये कंपनी वाइंड मिल्स के थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन का काम करती है। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो पावर सेगमेंट से रिलेटेड है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है और इसमें जो ग्रोथ की पोटेंशियल है वो भी बहुत ही अच्छे है, जो कि इस कंपनी के बिज़नेस को आने वाले समय में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का पूरा बिज़नेस ओवरव्यू और उससे रिलेटेड फाइनेंशियल भी देखना ज़रूरी है, ताकि हमें पूरे डिटेल्स कंपनी के बारे में पता चले। तो कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें कंपनी पावर इंडस्ट्रीज़ को ग्रीन पावर सेल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस, एसेट मैनेजमेंट सर्विस और साथ ही में वैल्यू एडिशन सर्विस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो वेरियस सर्विस कंपनी पावर सेगमेंट से रिलेटेड कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें तमिलनाडु और कर्नाटक दो स्टेट्स में यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी मोस्टली यहाँ पर ही ज़्यादा वर्क करती है। और उसके बाद कंपनी के क्लाइंट बेस में अगर हम नेम देखेंगे तो कंपनी के क्लाइंट्स है वो हमें ओरेकल, टाटा टेली सर्विस, कोको कोला, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, विल्स इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, तो इन जैसे अच्छे कस्टमर्स और बड़े प्रेस्टिजियस कस्टमर्स है वो हमें कंपनी के पास देखने को मिले। लेकिन सिर्फ कंपनी के पास कस्टमर्स अच्छे होने से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती। इन कस्टमर के साथ कंपनी का जो बिज़नेस है वो कैसा चल रहा है करंटली पोजीशन में वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल हमें डिटेल्स में देखने पड़ेंगे कि कंपनी उसमें कैसे नंबर डिलीवर कर रही है। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे। तो 176 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 200 करोड़ से भी नीचे का कंपनी का मार्केट कैप है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 2.73% और कंपनी का आरओई 2.47% का है। तो दोनों नंबर प्लस में एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसके जो नंबर्स है वो अभी बहुत ही कम है। तो उसमें कंपनी को एक बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वेरियस सेगमेंट में कंपनी ने कैसे नंबर डिलीवर किए वो हम देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी 26 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ये ड्रॉप होकर 22 और 21 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद मार्च 21 में फिर से ड्रॉप होकर 18 करोड़, इसके अगले साल मार्च 22 में फिर से बढ़कर फिर 25 करोड़, मार्च 23 में 34 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 34 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो कंसिस्टेंट कंपनी के जो सेल्स के नंबर्स है वो बहुत ही वोलाटाइल और अप एंड डाउन है, क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटी है, जिस वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो स्टेबल नहीं रह पाती, जिस वजह से मैक्सिमम सेगमेंट के नंबर्स में हमें ऐसा ही परफॉर्मेंस मतलब वोलाटाइल परफॉर्मेंस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी के इस सेल्स के कंपेरेटिवली एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जो कि इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में है। लेकिन मार्च 18 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 11 करोड़ का था, इसके बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट इसके नंबर इसके नीचे हमें अगले 4 साल तक देखने को मिले और मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर्स में हमें अप एंड डाउन्स और वोलाटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो इसमें भी बहुत ही अप एंड डाउन्स और वोलाटाइल कंपनी के नंबर्स देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में कंपनी के नंबर में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को कभी भी बहुत ही अप एंड डाउन्स कर सकता है। ये इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 21 करोड़ के लॉस में थी। इसके अगले साल कंपनी का लॉस 12 करोड़ का रहा। इसके अगले 3 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बिल्कुल ज़ीरो रहा। और अभी मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी 19 करोड़ के लॉस में। तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस कर रही है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो डिप्रिसिएशन और कंपनी का जो इंटरेस्ट है
वो कंपनी को चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो हमें कंसिस्टेंट लॉस में देखने को मिले। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी पिछले 2 साल में अगर हम देखेंगे तो लॉस में, और मैक्सिमम टाइम भी अगर हम देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में हमें देखने को मिले। तो इसमें भी स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिली। और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ता है, उसी मल्टीप्लाई में कंपनी के शेयर ट्रस्टली बढ़ता है, और उसी कंपनी में इन्वेस्टर ट्रस्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। लेकिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट में लॉस मेकिंग और कंसिस्टेंट अगर हम अर्निंग पर शेयर में देखेंगे तो प्लस और माइनस में जा रहा है, तो इसमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली, जिस वजह से ट्रस्टली कंपनी का शेयर है वो हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता। और कभी भी कंपनी के शेयर में बहुत ही बड़े अप एंड डाउन्स आ सकते। तो इस वजह से इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही केयरफुली रहना पड़ेगा। और इसके बाद अगला पॉइंट कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो 123 करोड़ के, और उसके कंपेरेटिवली 60 करोड़ का बोरंग्स है वो अभी भी कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी के बोरंग्स के कंपेरेटिवली कंपनी के पास डबल के रिजर्व ज़रूर है, लेकिन पिछले 2 साल के कंपेरेटिवली कंपनी के रिजर्व कम हुए, और कंपनी का जो बोरंग्स है वो अभी भी चुकाने की वजह से कंपनी को जो इंटरेस्ट आता है उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कंपनी को अपना जो बोरंग्स है वो यहाँ से और कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स में अच्छी ग्रोथ हो। तो बैलेंस शीट में भी कंपनी को अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का अभी मार्च 23 में 20 करोड़ का नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर पॉजिटिव में आए, उसी वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो अभी पॉजिटिव में आए। लेकिन अगर हम कंपनी का इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के मैक्सिमम नंबर्स देखेंगे तो अभी भी बहुत ही कम और लॉस मेकिंग है। तो मैक्सिमम टाइम कंपनी को फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नंबर अच्छे जनरेट करने पड़ेंगे ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट हो पाए। क्योंकि अभी सिर्फ कंपनी ने 1 साल में नेट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नंबर पॉजिटिव में जनरेट किया, जिस वजह से सिर्फ अभी मार्च 23 में कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट हो पाए। उससे पहले देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा था, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। तो उसी वजह से जब तक 4 से लेकर 5 साल में कंपनी के फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नंबर पॉजिटिव में जनरेट नहीं होते, तब तक नेट कैश फ्लो कंपनी का मैक्सिमम टाइम हमें प्लस में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन होगा। तो अभी भी नेट कैश फ्लो में कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 में डेप्टर डेज कंपनी की 88 है, जो कि पिछले 2 साल के कंपेरेटिवली कम ज़रूर हुए, लेकिन अभी भी मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो 100 डेज़ के आसपास ही कंपनी के डेप्टर डेज है। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में अभी भी बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और सबसे लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 50% की हिस्सेदारी, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली लगभग 3% के आसपास हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर ने बढ़ाई है। और उसके बाद एफआईएस की हिस्सेदारी देखेंगे तो 0.02, डीआईएस की देखेंगे तो 0 है, जो कि इससे पहले हमें 4 से लेकर 3% के आसपास देखने को मिली थी। और पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में लगभग 49% की है। तो कंपनी में पब्लिक और प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास है। और उसके साथ ही में डीएस के पास जो पहले 3% के आसपास हिस्सेदारी थी वो इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर 0 कर दी। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस कर रही है। कंपनी का नेट कैश फ्लो अभी भी मैक्सिमम टाइम लॉस में, साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज अभी भी हाई नज़र आ रहा है। और कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है उसमें हमें ज़्यादातर स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली, वो कभी भी बहुत ही बढ़ रहा है और कभी भी बहुत ही कम हुआ है, जो कि कंपनी के बाकी के फाइनेंशियल को और नंबर को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है। और इसी अनस्टेबल परफॉर्मेंस की वजह से एफआईएस की और साथ ही में डीएस की हिस्सेदारी कंपनी में बिल्कुल हमें 0 होते हुए देखने को मिली। और इसी वजह से हमें भी इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी अपने सेल्स में स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं करती। तो कंपनी का जो सेल्स का परफॉर्मेंस स्टेबल होता रहेगा तो ही कंपनी बाकी के और मैक्सिमम सेगमेंट में स्टेबल परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो उसी वजह से कंपनी का सेल्स का बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी में हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी के फाइनेंशियल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती। तो कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती, उस वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट से हम कंपनी में स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं करती तब तक हमें कंपनी में ज़्यादा और बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।